हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ट्रिपल आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हताश होकर आ रहे हैं जिसमें उनका कंप्यूटर का अच्छा नहीं जा रहा है एग्जाम, जिसको लेकर वो बहुत ही चिंतित है। तो अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अभी होने वाला है जिन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। उन्हीं को दोस्तों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने सोच के रखा था कि कंप्यूटर तो चलो क्वालिफाई होना है, किसी तरह हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा, अगर बेसिक जानकारी उनको है, जो 6 महीने का कोर्स होता है कंप्यूटर का, डीसीए डीआईटी जो भी अगर उन्होंने किया हुआ है तो वो क्वालिफाई तो इजीली हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स भी आए तो आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा। मैंने जितने भी वीडियो अभी तक बनाया उसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उस वीडियो में से लड़े हैं, जो कि मैंने टारगेट लेकर, एसएससी का टारगेट लेकर नहीं बनाया था, फिर भी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हुए हैं। आप मेरा वीडियो जाकर देखिए, वहां से नॉलेज गेन करिए। और आज का जो मैं आपको क्लास लेकर आया हूं वो मैं आपको सिखाने के लिए लाया हूं। याद रखिए, आज आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए। मैं एक एक करके आज बेसिक बताने वाला हूं। मैं आपके सामने पूरा डिस्क्राइब करते हुए बढ़ूंगा और उसमें बताऊंगा कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। यानी मैं एक पूरा फंडामेंटल से आज फंडामेंटल में फिनिश करूंगा। पूरे फंडामेंटल में क्या क्वेश्चन रिलीज कर सकता है वो, कोई भी एग्जाम, किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, ट्रिपल सी हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर बेसिक फंडामेंटल से सवाल करेगा तो क्या कर सकता है, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप अपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम, कंप्यूटर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो के साथ साथ आप 2-3 काम और करेंगे। पहला, आप अपना फुल फॉर्म, यानी कंप्यूटर के जितने भी A to Z फुल फॉर्म होते हैं वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वो फुल फॉर्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको A to Z का फुल फॉर्म का एक पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप अपना पीडीएफ ले लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि वो फुल फॉर्म आप पढ़ जाइए। दूसरा, शॉर्टकट, आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको याद कर लेने, ये 2 चीज जरूर करके जाइएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं, फुल फॉर्म और शॉर्टकट, ये 2 चीज आपको ऐसा एक रामबाण आपको मिलेगा जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास बेसिक जानकारी है कंप्यूटर का तो आपके लिए तो वो आप समझो कि संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो चलते आज क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको व्हाट इज कंप्यूटर से स्टार्ट करूंगा कि कंप्यूटर से क्या शब्द बनेंगे और जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं, हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहां पर देखेंगे पहले लिखा हुआ व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर शब्द से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा। तो स्क्रीन पे देखते जाएंगे, मैं जिसको इंडिकेट करूंगा आप अपने कॉपी पे नोट भी करेंगे। याद रखिएगा, कॉपी पे साथ ही साथ नोट भी करना है, नहीं तो आप भूल जाइएगा। मैं क्वेश्चन लिख कर नहीं लाया हूं, मैं क्वेश्चन और आंसर इसी में से सॉल्व कराऊंगा, यानी पैरा में से ही मैं क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए, पहला सवाल आपका स्क्रीन पे बनेगा कि कंप्यूटर जो शब्द है, जो कंप्यूटर शब्द है वो किस शब्द से बना है, यानी कंप्यूटर वर्ड जो है वो किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर शब्द बना है दोस्तों कंप्यूट से। याद रखेंगे, कंप्यूटर शब्द किससे बना है, कंप्यूट से बना है। इस चीज को याद रखिएगा, कंप्यूटर शब्द किस चीज से बना है, कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट एक तरह का लैटिन लैंग्वेज है। कंप्यूट क्या है, एक तरह का लैटिन लैंग्वेज वर्ड है। कंप्यूट का मतलब दोस्तों कैलकुलेशन होता है। याद रख लीजिए इतना, कंप्यूटर शब्द से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि कंप्यूटर का जो शब्द है उसका किस शब्द से बना है, तो कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से लैंग्वेज से, तो लैटिन लैंग्वेज से, और उसका मतलब क्या होता है, तो कैलकुलेशन होता है। अगला सवाल बनेगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बच्चे को पता है। इसको क्यों तैयार किया गया, किसने तैयार किया था, एक इंसान ने। ठीक है, मैन मेड है, यानी कंप्यूटर क्या है, एक मैन मेड है। अब यहां जैसे बात पूछा जाता है कंप्यूटर को किसने तैयार किया था, तुरंत दिमाग में आता है चार्ल्स बेबेज। हाँ, चार्ल्स बेबेज जो उनके जन्मदाता है, सही है। लेकिन याद रखेंगे कंप्यूटर क्या है, मैन मेड है, ये भी याद रखना है। किस लिए तैयार किया गया, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोस्तों। कंप्यूटर बनाया गया अपने समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। वो समस्याएं 2 तरह की हो सकती है, नोट करिएगा। कंप्यूटर किन 2 तरह के समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। याद रखिएगा, कंप्यूटर सिर्फ 2 तरह की समस्याओं को सॉल्व करता है, पहला अर्थमेटिकल, दूसरा लॉजिकल।
फिर कंप्यूटर का वर्क पूछा जाए तो इट टेक्स एन इनपुट। कंप्यूटर सबसे पहले क्या लेता है? इनपुट लेता है। किस रूप में? रॉ डेटा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा। यानी अगर आपसे सवाल किया जा सकता है कंप्यूटर क्या लेता है, तो इनपुट लेता है। किस रूप में? तो रॉ डेटा के रूप में। फिर रॉ डेटा की प्रोसेसिंग करता है, जो आपने इनपुट दिया है उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा, वो भी फास्ट एंड एक्यूरेट। यहां डिजाइड होगा, यानी आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, वो भी तेजी से और फास्ट। देख व्हाट इज कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो मैंने आपको सॉल्व कराया। इसको अच्छे से देखिए, साथ ही ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये क्या है? इसको हम लोग अक्सर सीपीयू बॉक्स कहते हैं या सीपीयू कहते हैं। इसका ओरिजिनल नाम है दोस्तों सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या होता है? अगर आपसे सवाल कर दिया जाए सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या होते हैं, तो आप याद करिए, नोट कर लीजिए। पहला लगा दीजिएगा मदरबोर्ड। यानी मैं आपको देखिए याद करने का भी तरीका बता रहा हूं। सिस्टम यूनिट कहने का मतलब आपका घर। आपके घर पे कौन कौन रहता है? तो आपके घर पे आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादाजी, आपके दादी, जो भी है, आपके भाई बहन सब रहते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर का ये घर है, ये घर है पूरा। इस घर को क्या कहते हैं? अगर घर खाली है तो कैबिनेट कहते हैं। अगर ये घर यानी जो पूरे बॉक्स डब्बा दिख रहा है, इस डब्बे को कहते हैं कैबिनेट। ठीक है, अगर कैबिनेट यानी उसके अंदर कुछ रखा नहीं है तो खाली है तो कैबिनेट है। और अगर उसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है, जो मैं बताऊंगा क्या क्या रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। याद रहेगा। तो उसके अंदर क्या रहता है? तो पहला रहता है मदरबोर्ड। पहला रहता है मदरबोर्ड। नोट करते जाएंगे। सिस्टम यूनिट के अंदर हम जो बात बोलेंगे वो क्या रहता है? पहला मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बाद क्या हम कहेंगे? तो सर सीपीयू रहता है। सीपीयू मतलब सर प्रोसेसर। प्रोसेसर किसके अंदर रहता है? इस कैबिनेट के अंदर यानी सिस्टम यूनिट के अंदर रहता है। कहां पर रहता है? मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। याद रखिए, क्वेश्चन ये भी एक बन गया कि सीपीयू किस जगह पे लगाया जाता है? तो मदरबोर्ड पे स्लॉट बना रहता है। सीपीयू जो लगता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। प्लस और क्या रहता है सर उसके अंदर? तो उसके अंदर रैम रहता है, रोम रहता है, हार्ड डिस्क रहता है। ठीक है, और सबसे खास एसएमपीएस रहता है। अब एसएमपीएस का भी वो आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। याद रखेंगे, एसएमपीएस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ इतने पॉइंट्स हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर रहते हैं। कौन कौन से? फिर से गिन लीजिए। मदरबोर्ड, सीपीयू यानी प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, उसके साथ एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, उसके साथ और भी बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी हो सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अब मैं जो आगे बताऊंगा वो ऑप्शनल होगा, तो कम से कम इतने पार्ट्स का नाम याद रखेंगे। ये साइड में स्पीकर लगाया गया है। ये क्या है दोस्तों? तो ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन यानी माइक, जिससे हम लोग कुछ बोलते हैं। तो माइक क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है। चलिए ये सब आगे सॉल्व कराऊंगा। कीबोर्ड है, माउस है, और ये आपका स्क्रीन है। चल अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला आपसे जो सवाल किया जाएगा वो होगा एडवांटेज से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर के फीचर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर का पहला फीचर्स क्या है? पहला फीचर्स हम कहेंगे कंप्यूटर का स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। यानी स्पीड की बात करेंगे, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए एमआईपीएस का यूनिट होता है, यूनिट का यूज किया जाता है। एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है एमआईपीएस का फुल फॉर्म। ये हमारे समय की बचत करता है। आप इतनी बातें याद रखना इसमें। अब जो एक यूनिट बनाया गया एमआईपीएस का, एमआईपीएस के 4 यूनिट मैंने यहां पर लिखा हुआ है। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको क्या है, तो इसका मतलब समझ लीजिए। मिली सेकेंड का मतलब होता है 1000 ऑफ ए सेकेंड। याद रखिएगा, मिली सेकेंड का मतलब होता है 1000 ऑफ ए सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1000वां भाग, 1 सेकेंड का 1000वां भाग। याद रखेंगे। और माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 1 मिलियन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड का लाखवां भाग। नैनो सेकंड का मतलब होता है 1 बिलियन ऑफ ए सेकंड, 1 सेकंड का अरबवां भाग। और पिको सेकंड का मतलब होता है 1 ट्रिलियन ऑफ ए सेकंड, यानी 1 सेकंड का खरबवां भाग। अगला वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम क्या है, यानी कंप्यूटर के फीचर्स में वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, वॉल्यूम आपका मतलब, वॉल्यूम का मतलब नहीं पूछेगा, वो दे देगा कि कंप्यूटर इनमें से कौन सा फीचर्स होता है। यानी अगर कंप्यूटर का सवाल दे और उससे आपसे पूछा जाए जैसे कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का फीचर है, तो वॉल्यूम। कैसे भाई, कैसे कंप्यूटर का फीचर है वॉल्यूम? तो कंप्यूटर जो होता है बहुत बड़े मात्रा में डेटा को भी दिया जाना तो उसे हैंडल कर लेता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बहुत बड़ा डेटा हैंडल कर पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर, मुझे मोबाइल या कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर को कितना भी बड़े मात्रा में डेटा दो, उसको वो हैंडल कर सकता है इजिली, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब मात्रा या फिर आयतन होता है।
ये हमारे कंप्यूटर का फीचर्स है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, सटीकता। जहां पर कहेंगे कि कंप्यूटर कभी भी गलतियां नहीं करता है, कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है। गलतियां कौन करता है? तो गलतियां एक यूजर करता है दोस्तों। कंप्यूटर तो समान रूप से हाई स्पीड में काम करता रहता है किसी भी तरह के डेटा पर। ये एक्यूरेसी हुआ। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उलझा हुआ वर्क। जैसे अगर आपको उलझे हुए कोई वर्क दे दिया जाए, यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे दिया जाए, तो आप उसमें उलझ जाओगे, लेकिन कंप्यूटर उसमें नहीं उलझेगा। हर तरह के एल्गोरिथम वगैरह को ये सॉल्व कर सकता है इजिली, यानी सिंपल कैलकुलेशन हो या कंज्यूमिंग का टाइम टेकिंग कैलकुलेशन हो, उसको इजिली हैंडल कर सकता है। तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी फीचर्स होता है हमारे कंप्यूटर का। टाइमलीनेस की बात करें, टाइमलीनेस का मतलब होता है दोस्तों, टाइमलीनेस का मतलब हो जाएगा जो समय पर इंफॉर्मेशन दे आपको। यानी कंप्यूटर क्या करता है? आपको टाइमली इंफॉर्म कर सकता है। जैसे आपके मोबाइल का अलार्म, अगर आपने अलार्म 4 बजे का लगाया होगा तो वो 4 बजे ही आपका बजता होगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर विद कैपेबिलिटी ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी हैव टू ग्रेट एक्सटेंड इंप्रूव द टाइमलीनेस इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर का टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज कर दिया गया है। डिलीजेंस की बात करें, ये शायद सवाल आया भी था किसी एग्जाम में। डिलीजेंस यानी डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी, तत्परता। ठीक है, तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी बीमार नहीं पड़ता है, कभी बोरियत फील नहीं करता। ये कौन सा फीचर्स है? तो कंप्यूटर का डिलीजेंस फीचर्स, इसको डिलीजेंस बोलेंगे दोस्तों। स्टोरेज, कंप्यूटर के पास बहुत ही अधिक मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिसमें आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको जरूरत होता है आप फिर दोबारा उससे वापस भी ले सकते हैं। तो ये स्टोरेज कुछ फीचर्स मैंने डील कराए। लिमिटेशन की बात करें तो कंप्यूटर की कमियां क्या है? कंप्यूटर के पास खुद की सोच नहीं होती है, उसकी पहली कमियां। हैव नो इंट्यूशन, कंप्यूटर के पास कोई अंतर्ज्ञान नहीं होता। अगर अंतर्ज्ञान कहता है, अगर सवाल लिमिटेशन का हो और कहे कि कंप्यूटर के पास खुद की सोच नहीं होती है, सही है। अगर सवाल हो कि कंप्यूटर के पास अंतर्ज्ञान होता है, तो नहीं, कंप्यूटर के पास कोई अंतर्ज्ञान नहीं होता है, यह भी सही है। डू नॉट एक्सपीरियंस, कंप्यूटर के पास कोई अनुभव होता है, नहीं, नहीं होता है। रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस, कंप्यूटर को हमेशा साफ सफाई रख रखाव की जरूरत पड़ती है, तो यस पड़ती है। कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग विदाउट प्रोग्राम, क्या कंप्यूटर बिना प्रोग्राम का काम नहीं कर सकता? तो जी नहीं कर सकता, कंप्यूटर बिना प्रोग्राम का कोई काम नहीं कर सकता। इट फंक्शन एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन दैट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, ये एक ह्यूमन पे डिपेंड रहता है, यानी हम मानव पर ये डिपेंड करता है। जब तक हम कुछ इंस्ट्रक्ट ना करें तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देंगे, एनी कंप्यूटर परफॉर्म दिस फंडामेंटल स्टेप्स। यानी कोई भी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर क्या दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, इंसान है, जो भी आप ले लो या एक मशीन ले लो, वो सारा कुछ इसी प्रोसेस पे काम करता है। यानी अगर पूछा जाए कंप्यूटर किसका प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो आप यही जवाब दोगे। या फिर आपसे पूछा जाए कि आईपीओ क्या होता है दोस्तों, आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो भी आप यही जवाब दोगे। या आईपीओ साइकिल के बारे में पूछा जाए तो भी आपका यही जवाब होगा। याद रखिएगा, कई सवाल जवाब एक। तो यहां पर सबसे पहले बता दूं कि कंप्यूटर, ये देखिए कंप्यूटर का फिगर मान लीजिए कंप्यूटर है, तो यहां पर क्या हुआ, कंप्यूटर सबसे पहले क्या करेगा, कंप्यूटर सबसे पहले क्या करेगा, तो कंप्यूटर इनपुट लेगा। देखो इनपुट लिया, इनपुट लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में स्टोर होगा। याद रखिएगा, सेकेंड स्टेज में स्टोर होता है, थर्ड स्टेज में प्रोसेसिंग होती है, फिर आपका डेटा स्टोर होता है और फिर आउटपुट के लिए जाता है। ये इसका स्टेप्स होता है। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊं, अगर आपके घर पर गेस्ट आए, अगर मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है, और आपके घर पे दरवाजे पे यहां एक कोई गेस्ट खड़ा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे अंदर बुलाएंगे, इनपुट करवाएंगे, उसे अंदर बुलाएंगे, अंदर बुला के क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो स्टोर करेंगे, उसको एक जगह कहीं बैठाएंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद उसको चाय पानी पिलाएंगे, यानी उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चाय पानी उसे पिलाएंगे। अब फिर वहां खुद बैठकर पूछेंगे कि आने का मकसद क्या है, मतलब क्या, आउटपुट लेने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों आया है, फिर उसका आने का मकसद यानी कारण क्या है दोस्तों। तो ये एक प्रोसेस होता है। यहां तक कि आप अपने बॉडी को देख लो, आप इनपुट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, खा रहे हो, इनपुट ले रहे हो, पेट में स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और वहीं पर प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग मशीन में जाकर प्रोसेस हो रहा है, और आपको आउटपुट मिल रहा है क्या, एनर्जी। तो यहां पर भी इनपुट आउटपुट प्रोसेस काम कर रहा है। बस यहां पर याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज इनपुट, सेकेंड स्टोरेज, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ आपका आउटपुट। देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज होगा कि आपका डेटा इनपुट के रूप में लिया जाएगा, रॉ डेटा, फिर उसको स्टोर किया जाएगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को कहां पर, तो मेमोरी में। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग किया जाएगा, प्रोसेसिंग के दौरान क्या किया जाता है, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि रॉ डेटा जो होता है उसका कोई मीनिंग नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपका हो गया प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के बाद आपका जैसे प्रोसेसिंग हो जाएगा तो जनरेट हो जाएगा आपका आउटपुट।
अब अगला सवाल आपका बन सकता है डेटा से। डेटा क्या होता है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स विच कैन प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा हम किसको कहते हैं? जहां पर, याद रखिए, फैक्ट्स मतलब आंकड़ा, फिगर्स मतलब नंबर, चित्र, नंबर यहां पर है, स्टैटिक्स, इन सबका समूह जिसकी प्रोसेस के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट बने, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आए, तो ही कहलाएगा डेटा। याद रखिए, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है? वर्ड मतलब शब्द, शब्द क्या है? तो यहां पर आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ लेटर्स। नहीं दोस्तों, कलेक्शन ऑफ लेटर्स आपका सही जवाब नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ लेटर्स अगर आप बोलते हो तो एबीसी, लो मैंने बोल दिया कि एक वर्ड है, एबीसी को एक वर्ड है, तो नहीं, एबीसी कोई एक वर्ड नहीं है, एबीसी वर्ड नहीं है। लेकिन वही अगर मैं बोलूं एप्पल, APPLE, तो हाँ सर ये एक वर्ड है। क्यों वर्ड है? क्योंकि एक इसका मीनिंग आ रहा है। तो कलेक्शन ऑफ लेटर विच मीनिंगफुल सेंस अगर बोला जाए तो ही वर्ड है। ठीक उसी तरह डेटा क्या है? तो इन सबका समूह, फैक्ट, फिगर्स, नंबर, स्टैटिक्स का समूह जिसका एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद। क्लियर? अब प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस का मतलब होता है दोस्तों मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करना। जब भी आप जो डेटा इनपुट किए हो उस डेटा को अगर मैनिपुलेट किया जाए तो इसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान क्या होता है? तो प्रोसेस के दौरान कैलकुलेशन होते हैं, कंपैरिजन होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, लॉजिक होता है। कैलकुलेशन सिर्फ 4 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। कंपैरिजन में होता है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जीरो पॉजिटिव, जीरो निगेटिव, ये सब होगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है ब्रांचिंग टू ए डिफरेंट पाथ डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग में कि अगर हम कोई एक डिसीजन लेते हैं तो उस एक डिसीजन को लेने के दौरान हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे और डिसीजन ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यानी अगर आप किसी एक कंडीशन, जब से आपके सामने कोई दूसरा कंडीशन आएगा तो आपका डिसीजन बदल जाएगा। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो कहोगे सर ये जवाब होगा, फिर मैं अगर कंडीशन बदल दूं, कंडीशन बढ़ा दूं, तो आप कहोगे सर इस हिसाब से मेरा ये जवाब होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यानी आपके कंडीशन के हिसाब से आप जो होगा अलग अलग ब्रांचेज में बंटते चले जाओगे। लॉजिक का मतलब होता है सीक्वेंस और फ्लो ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। यानी अगर किसी एक स्टेप या किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करते करते अगर आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हो तो उसको क्या बोलेंगे? लॉजिक बोलेंगे दोस्तों। अगला आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इज प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। या फिर आपसे सवाल कर दिया जाए आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तो भी आप बोलोगे आउटपुट इज प्रोसेस डेटा। बस यहां पर वो शब्द रख देना, आउटपुट क्या है? प्रोसेस डेटा को ही आउटपुट कहेंगे, प्रोसेस डेटा को ही रिजल्ट कहेंगे, प्रोसेस डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहेंगे। याद रखिएगा, सवाल ऐसे ही क्रिएट होते हैं, कुछ भी क्रिएट करके आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अगला हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में देखा जाए तो यहां पर बेसिक पास्कल जो थे, बेल्स पास्कल जो इन्वेंट द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642, यानी 1642 में इन्होंने एडिंग मशीन, पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया था। किसने? बेल्स पास्कल ने। बैरोन गोटफ्रीड विलियम वोन, नाम भी अजीब अजीब होता है इन लोग का, इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लीकेशन इन 1671, यानी 1661 में इन्होंने पहला मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेटर तैयार किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट जरूर करिएगा दोस्तों। अभी भी लेवल बढ़ने वाला है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है, इसलिए नोट जरूर करते ही जाएंगे। अगले बात करूं जैक्वार्ड कार्ड का, तो जोसेफ मैरिया जैक्वार्ड डेवलप्ड ऑन द ऑटोमेटिक वेविंग सिस्टम इन 1804 फॉर वेविंग पैटर्न इनटू फॉरवर्ड ब्रिड्स यूजिंग कार्ड विथ पंच्ड होल्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए जोसेफ मारिया जैक्वार्ड डेवलप्ड ऑन द ऑटोमेटिक वेविंग सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक वेविंग सिस्टम किसने डेवलप किया था? तो जैक्वार्ड कार्ड यानी जोसेफ मैरिया जैक्वार्ड ने डेवलप किया था। कब? तो 1804 में, ये याद रखिएगा। कीबोर्ड मशीन्स की बात करें तो कीबोर्ड मशीन्स ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट अराउंड 1880 में कीबोर्ड मशीन ऑर्गेनाइज किया गया था। अराउंड 1880 में हरमन होलरथी कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड, यानी पंच कार्ड का जो कंसेप्ट आया था, कब आया था? 1880 में। किसके द्वारा? हरमन होलरथी के द्वारा, याद रखेंगे। और इनपुट मीडिया के रूप में इसको 1970 में कनेक्ट किया गया था। ठीक है, अब यहां पर चार्ल्स बेबेज को देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, यानी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, याद रखिएगा। ही इज ए
प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ये किस चीज का प्रोफेसर थे? तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, या फिर क्या थे? एक प्रोफेसर थे। ही डिजाइन डिफेंस इंजन इन 14 जुलाई 1822 यानी 14 जून 1822 को उन्होंने डिफेंस इंजन डिजाइन किया था। यह भी सवाल बन जाएगा, डिफेंस इंजन किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? तो 14 जून 1822 को। ही डिजाइंड ए फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिक इंजन। उन्होंने एक फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिक इंजन डिजाइन किया था 1834 में। ठीक है, किस लिए? परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिकल फंक्शन। अगर आपसे सवाल कर दे कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन कब तैयार किया था, तो आप बोल देना 1834 में। किस लिए तैयार किया था? तो अर्थमेटिक फंक्शन के लिए, अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके दोस्तों, अगला, हीज एफर्ट्स स्टेबलाइज्ड ए नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर फंडामेंटल टू द डिजाइन और एनी डिजिटल कंप्यूटर। यह कह रहा है कि बहुत सारा के कंप्यूटर सिद्धांत को बनाकर इसको, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर मार्क 1 के बारे में, मार्क 1 कब डेवलप किया गया था? तो 1934 में हार्वर्ड प्रोफेसर हार्वर्ड एकेन के द्वारा बिल्ट एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। उसको एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन में बिल्ड किया गया था, याद रखेंगे, विच कॉल्ड मार्क 1। उसको नाम दिया गया था मार्क 1। ये एक डिजिटल कंप्यूटर था दोस्तों, ये आप इतने बात याद रखेंगे। और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी इसको कहते हैं, यानी मार्क 1 को फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सब भी याद रखेंगे। एनिएक की बात करें तो एनिएक का सबसे ज्यादा सवाल जो आता है वो फुल फॉर्म का आता है। एनिएक का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर बिल्ट बाय ए टीम ऑफ प्रोफेसर, यहां पर एक नाम दिया गया है, पेंसिल्वेनिया इन 1946, कॉल्ड एनिएक। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अगर आपसे सवाल कर दे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था जो बिल्ट बाय ए टीम ऑफ प्रोफेसर, इनके द्वारा बिल्ट किया गया था, तो आप तुरंत जवाब दे देना एनिएक था। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। यूनिवैक का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द फर्स्ट कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग मशीन वाज यूनिवैक, यानी पहला कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग वाला मशीन कौन सा है? तो यूनिवैक है। याद रखेंगे, पहला कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग वाला मशीन है यूनिवैक। ठीक है, जिसको तैयार कहां किया गया था? विच वाज इंस्टॉल्ड, कहां इंस्टॉल किया गया था? यूएस ब्यूरो ऑफ कॉज में इन 1951 में दोस्तों। यूनिवैक इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इसके अंदर थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे। दैट यूटिलाइज पंच कार्ड लगाया गया था। पंच कार्ड क्या था? इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। स्विचिंग फॉर इनपुटिंग डेटा एंड पंच कार्ड ऑफ आउटपुटिंग एंड स्टोरिंग डेटा। ठीक है, इससे सवाल इतना ही बनेगा। अगले पे आता है जनरेशन। जनरेशन से सवाल बहुत ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जनरेशन में सवाल बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पढ़िए आप लोग। पहला, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। अगर मैं कंप्यूटर के जनरेशन की बात करूं तो कंप्यूटर के जनरेशन में हर जनरेशन में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं और उसको इंप्रूवमेंट करने के बदलाव किए गए हैं। यानी ईच जनरेशन रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया है, याद रखेंगे। और टेक्नोलॉजी चेंज होने के दौरान उसका रिमार्क्स, उसका पैटर्न, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिजल्टेड इन बेटर। हर जनरेशन में कंप्यूटर को बेटर बनाया गया, चीपर एंड स्मॉलर बनाया गया और पावरफुल भी बनाया गया। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 तरह के जनरेशन होते हैं दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1940 से 46, पहला पीरियड दिया गया 40 से 46। अब यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उसके पीरियड को लेकर। जनरेशन के पीरियड को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जो नजदीकी पीरियड, जैसे मैं बता रहा हूं 1940 से 56, पहला पीरियड में 1940 से 56 बता रहा हूं। हर जगह पर आपको अलग अलग मिलेगा, हर जगह पर अलग मिलेगा। इस पे आपको समय नहीं गंवाना है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई सवाल पूछे कि फर्स्ट जनरेशन का ओव्यूलेशन पीरियड क्या था, तो इसके आसपास, मैं 40 से 56 बता रहा हूं, तो इसके आसपास जो सबसे आसपास होगा उसको टिक कर दीजिएगा, वो सही जवाब होगा। यानी अगर आपके सवाल में 4 ऑप्शन दिया है, पहला 1942 से 56, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है 1956 से 60, ठीक है। दूसरा जवाब दिया है 1950 से 59, ऐसे दिया हुआ। तो हम लोग सबसे नजदीकी कौन है उससे? 42 से 56, इसको लगाएंगे दोस्तों। ये सबसे नजदीकी है इससे, तो इससे जो नजदीकी होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा।
अब फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो पहला जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी लगाया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था तो वो था वैक्यूम ट्यूब्स, ये याद रखेंगे। और कौन सा मेमोरी यूज किया गया था, पहला जनरेशन में कौन सा मेमोरी यूज किया गया था, तो मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम आपका मेमोरी यूज किया था। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी मेमोरी यूज हुआ था, तो मैग्नेटिक ड्रम। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, या फिर कौन सा आपसे पूछ दिया जाए कौन सा सर्किट यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 0-1 पे काम करता है, ये सभी को पता है। 0-1 मतलब मशीन लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होता है वो कौन सा होता है, मशीन लैंग्वेज। किसी भी मशीन का लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी नंबर 0 और 1। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्योर डिपेंड था 0-1 पे। द इनपुट वाज प्रोवाइड, यानी इनपुट करने के लिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज किया गया था, तो पंच कार्ड। जैसे आज आप लोग कीबोर्ड यूज करते हो, माउस यूज करते हो, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, और आउटपुट के लिए पेपर टेप का, यानी प्रिंट करके, आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का यूज किया जाता था, यानी प्रिंटर का यूज किया जाता था आउटपुट के लिए। यानी कोई मॉनिटर वगैरह वहां नहीं होता था, तो आउटपुट के लिए प्रिंट कार्ड का यानी प्रिंट आउट का यूज किया जाता था। ये कंप्यूटर साइज में बहुत ही बड़ा था, बल्कि द लार्ज साइज अनऑक्युपाई द स्पेस ऑफ रूम। इसको रखने के लिए एक रूम क्या, हॉल की जरूरत पड़ती थी। ये बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता था। ठीक है, फिर इसका लार्ज एयर कंडीशनर, इसमें एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हुआ करता था वर्क करने के दौरान, क्योंकि आप इसमें हीटिंग प्रॉब्लम इतना ज्यादा था कि इसमें आप वर्क नहीं कर सकते थे। द लैक इन वर्सैलिटी ऑफ स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। यानी फर्स्ट जनरेशन का स्पीड क्या था, फर्स्ट जनरेशन का स्पीड था मिली सेकेंड। यहां पर एक सवाल और बन गया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड क्या था, तो आप बोलोगे यानी कंप्यूटेशन स्पीड या फिर स्पीड पूछे तो बता देना मिली सेकेंड। ठीक है, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता था। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज जनरल पर्पस के लिए नहीं किया जाता था। यानी हम और आप जैसे लोग इस कंप्यूटर का यूज नहीं करते थे, सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही इसका यूज करते थे। तो ये साइंटिफिक एप्लीकेशन है, साइंटिफिक एप्लीकेशन है, साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज होता था। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली था, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत पुअर थी। उस जनरेशन के नामी कंप्यूटर का नाम याद जरूर रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। फर्स्ट जनरेशन का नामी कंप्यूटर का नाम है एनिएक, एडवैक, और भी है एडवैक, आप नोट कर लेंगे, फुल फॉर्म है। एनिएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के सबसे ज्यादा नामी कंप्यूटर है। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन का ऑपरेशन पीरियड होता है 1956 से 63। सेम इसमें भी नजदीकी पीरियड ध्यान देंगे, कोई जरूर नहीं कि सवाल में यही ऑप्शन आए 56 और 63 ही आए। तो इसका जो नजदीकी डेट आपके सवाल में जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा, 100% सही होगा, कहीं भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। द की फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन, अब अगर मैं बात करूं हमारे सेकंड जनरेशन में क्या क्या यूज किया गया था, तो याद रखिए पहले में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था टेक्नोलॉजी के तौर पर। उसमें क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स को निकाल दिया गया। जो वैक्यूम ट्यूब्स लगा था फर्स्ट जनरेशन में, उसकी जगह पर लगा दिया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यानी आपसे पूछा जाए सेकंड में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, तो आप तुरंत बोलना ट्रांजिस्टर। याद रखिए फर्स्ट में वैक्यूम, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई यानी प्रोसेसर, और फिफ्थ में यूएलएसआई और एसएलएसआई। आगे चलिए मैं बताता हूं। और मैं बात करूं अब यहां पर इसकी कैपेसिटी की, ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी की, तो सेवरल हंड्रेड वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर, यानी कई सौ वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर एक ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी थी। ठीक है, जिससे हमारे कंप्यूटर का साइज एंड कॉस्ट बहुत ही कम हो गया। जहां पर वैक्यूम ट्यूब आपको पता है कि पहले जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स टोटल कितने लगाए गए थे, तो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स लगा था अप्रॉक्स में बता रहा हूं 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे। और उस कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो वजन था ना 30 टन था, अप्रॉक्स 30 टन था। ठीक है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में उस वैक्यूम ट्यूब्स को निकाल दिया गया और लगा दिया गया ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। तो इससे कंप्यूटर का जो स्पीड है, साइज है, वो कम हो गया, साइज के साथ कॉस्ट भी कम हो गया। अब बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी यहां पर सेकंड जनरेशन में जो मेमोरी यूज किया गया है वो है मैग्नेटिक कोर। याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम था, तो यहां पर मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया सेकंड जनरेशन में मेन मेमोरी के तौर पर। ठीक है, इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया, जैसे फर्स्ट में भी पंच कार्ड के लिए इनपुट यूज किया गया, तो सेकंड में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड ही यूज किया गया। और आउटपुट के लिए प्रिंटर का यूज किया गया, फर्स्ट में भी प्रिंटर का यूज किया गया आउटपुट के लिए, सेकंड में भी प्रिंटर का यूज किया गया। They were more reliable and have less chance of hardware malfunction। इसकी वजह से अब जो हार्डवेयर प्रॉब्लम होते थे फर्स्ट जनरेशन में वो अब नहीं होते थे। एयर कंडीशनर की कैपेसिटी कम हो गई, यानी अब उतना रिक्वायरमेंट था। जैसे मान लो फर्स्ट में 10 एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट था, तो इसमें अब
8 पे 5 पे भी काम चल जाएगा। स्पीड इंक्रीज हो गया, यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड कितना हो गया, माइक्रो सेकंड। अगर आपसे सवाल कर दे कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड क्या है, तो माइक्रो सेकंड था दोस्तों। इस सेकंड जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप किया गया था वो कोबोल, यानी कोबोल। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इनमें से कौन सा सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज है, तो कोबोल एंड फोर्ट्रान, याद रखिएगा कोबोल एंड फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेटर, कोबोल मतलब ओरिएंटेड कॉमन ओरिएंटेड लैंग्वेज बिजनेस होता है दोस्तों। याद रखेंगे सबका फुल फॉर्म। इसका भी यूज साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है और उस समय के सेकंड जनरेशन के नामी कंप्यूटर्स के नाम आपको दिए गए। इसका भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो सारे का नाम और फुल फॉर्म आप जरूर देख लेंगे। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन का ओव्यूलेशन पीरियड था 64 से 71। इसमें भी आप नजदीकी पीरियड लेंगे। इसमें क्या किया गया कि ट्रांजिस्टर को निकाल दिया गया और उसकी जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का यूज किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो आप बोलोगे ट्रांजिस्टर को हटाकर यानी आईसी का यूज किया गया। आप ट्रांजिस्टर ना बोलकर क्या बोलोगे, आईसी का यूज किया गया। यानी थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है वो आईसी यूज हुआ। आईसी कहने का मतलब दोस्तों मल्टीपल ट्रांजिस्टर वर प्लेस्ड ऑन ए सिलिकॉन चिप, एक सिलिकॉन चिप में। यानी अगर आपसे सवाल फिर पूछ दे कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस चीज से बना हुआ है, तो आप बोल देना सिलिकॉन चिप से बना हुआ है दोस्तों। एक सवाल और आपका यहां पर बन गया, जिससे आपके कंप्यूटर का साइज बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। इतना रिड्यूस हो गया कि थर्ड जनरेशन में वो कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप के फॉर्म में आ गया, टेबल के ऊपर आ गया। यानी अगर आपसे फिर सवाल कर दे कि डेस्कटॉप किस जनरेशन का आविष्कार है, तो थर्ड जनरेशन का आविष्कार है। ये भी आपका सवाल हो गया। कंप्यूटर यूज लेजर पावर, कंप्यूटर बहुत कम पावर अब लेने लगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कम लेने लगा, मेंटेनेंस प्रॉब्लम कम हो गया, हीटिंग प्रॉब्लम कम हो गया। अब इसमें सवाल एक और बन गया, थर्ड जनरेशन में माइक्रोचिप का यूज किया गया मेन मेमोरी के तौर पर। माइक्रोचिप कहने का मतलब 256 बीट का रैम यूज किया गया था दोस्तों। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रैम किस जनरेशन में पहली बार यूज किया गया था, तो वो था आपका थर्ड जनरेशन। कितना यूज किया गया था, तो 256 बीट, ठीक है। लेकिन जब रैम लगा तो उसके साथ एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी लगाना अनिवार्य हो गया, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब लगाना जरूरी हो गया। थर्ड जनरेशन में इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज किया गया। यानी थर्ड जनरेशन में इनपुट के लिए क्या यूज किया गया तो कीबोर्ड यूज किया गया दोस्तों। यहां पर आप बोलोगे कीबोर्ड का यूज किया गया। आउटपुट के लिए क्या यूज किया गया, तो आउटपुट के लिए मॉनिटर यूज किया गया। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में पंच कार्ड एंड प्रिंटर का यूज किया गया इनपुट आउटपुट के लिए, लेकिन थर्ड में कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज किया गया। माउस नहीं आया था, याद रखिएगा। थर्ड जनरेशन में माउस नहीं यूज किया गया था, बस कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज किया गया था इनपुट और आउटपुट के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस पे वर्क होने लगा, यानी विंडोज वगैरह, डॉस वगैरह इस पे काम करने लगा दोस्तों। ये फास्टर एंड स्मॉलर हो गया। इसकी स्पीड बढ़कर नैनो सेकंड हो गई। यानी थर्ड जनरेशन का जो स्पीड होगा नैनो सेकंड होगा। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस कंप्यूटर का यूज जनरल पर्पस के लिए होने लगा। यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यूज जनरल पर्पस के लिए होने लगा। अगला इसमें जो सवाल आपसे पूछेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक वाज डेवलप्ड द एंड यूज टू राइटिंग प्रोग्राम। यानी थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज राइट किया गया था या फिर डेवलप किया गया था, तो आप बोल देना बेसिक, ठीक है। और यहां कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स के नाम लिखे गए हैं, इन सबका फुल फॉर्म और ये सब नाम याद रखेंगे आप। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन का ओव्यूलेशन पीरियड 1971 से 85 है। इसमें क्या किया गया, माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन किया गया। माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम लोग प्रोसेसर या सीपीयू के नाम से जानते हैं, यही हमारे फोर्थ जनरेशन का मेन फीचर्स था दोस्तों। जो माइक्रो प्रोसेसर था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, अगर आपसे सवाल कर दे कि माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर किसके यानी सीपीयू किसने इन्वेंट किया था, तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने। इंटेल ने सीपीयू का आविष्कार किया था 1971 में। ये बात याद रखिएगा, 1971 में आपका इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर यानी प्रोसेसर यानी सीपीयू का आविष्कार किया था, ठीक है। और सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फोर्थ जनरेशन का आविष्कार है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि पहले एलएसआई का यूज किया गया, लेकिन एलएसआई फ्लॉप हो गया तो उसको फिर क्या कर दिया गया, वीएलएसआई में यूज कर दिया गया। यानी वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो क्या है, वीएलएसआई है, याद रखिएगा। ये भी एक सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी लगाया गया। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी को रिप्लेस करके मैग्नेटिक मेमोरी लगाया गया। यानी आप इसमें भी रैम ही कहोगे कि फोर्थ जनरेशन में कौन सा मेमोरी यूज होता है मेन मेमोरी के तौर पर, तो रैम ही यूज होता है। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का साइज छोटा हो गया और कैपेसिटी बढ़ गई। और इसमें लैन मैन वैन का भी काम होने लगा। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वहीं एक तीसरा चौथा और भी होता है पैन। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा दोस्तों।
अब बात करें इसमें पॉइंटिंग डिवाइस भी यूज किया गया। माउस पहली बार 4th जनरेशन में माउस का यूज किया गया, यानी माउस का यूज कब किया गया, किस जनरेशन में, तो 4th जनरेशन में माउस का यूज किया गया है। और माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है प्लस इनपुट डिवाइस भी है। इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और विंडो यानी जीयूआई एप्लीकेशन पे काम होने लगा। जीयूआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस आर यूज टू रिटन प्रोग्राम। इस जनरेशन में सी और सी प्लस प्लस का यूज होने लगा प्रोग्राम को तैयार करने के लिए। इस कंप्यूटर का स्पीड पिको सेकेंड हुआ करता था, या है आप बोल दो। और इसमें बताने लायक जो है मैं बता दूं, इस कंप्यूटर का यूज पर्सनल पर्पस यानी कमर्शियल प्लस पर्सनल पर्पस दोनों के लिए होता है, और इसकी कीमत बहुत ही कम हो चुकी है होम यूजर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंस कंप्यूटर के नाम कुछ लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म के साथ आप इसको याद रखेंगे। ये हमारे 4th जनरेशन का VLSI है। अब के जो लेटेस्ट जो VLSI आ रहे हैं, प्रोसेसर आ रहे हैं, अब इस तरह के आ रहे हैं, याद रखेंगे ये सब चीजें। 5th जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन 1985 टू टिल अभी तक 5th जनरेशन हमारा चल रहा है 1985 से टिल, याद रखेंगे। 1985 के बाद कोई भी डेट हो वो आपका 5th जनरेशन कहलाएगा। तो 5th जनरेशन में जो मेन चीज दोस्तों तैयार किया जा रहा है वो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक AI का यूज किया जा रहा है। AI के माध्यम से एक ह्यूमन थिंकिंग वाला मशीन बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रोबोट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक रोबोट बनाने का प्रयास किया जा रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर में। तो इस पे जो मेन फोकस वर्क हो रहा है वो AI पे काम हो रहा है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। 5th जनरेशन में एक थिंकिंग मशीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स भी होगा इनपुट के लिए, यानी आप वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर में बोलूंगा काम हो जाएगा। तो ये तो अभी भी आ चुका है, ये सारे फीचर्स हमको टुकड़ों में मिल चुके हैं। और जो प्रोसेसर यूज किया जा रहा है वो VLSI एंड SLSI यूज हो रहा है। VLSI नहीं, ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जा रहा है, और SLSI मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के तौर पर। इस कंप्यूटर का स्पीड जो होगा दोस्तों फेम्टो सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें लिखा नहीं है मैं बता दे रहा हूं, फेम्टो सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगा दोस्तों। स्पीड एंड साइड डबल एंड ट्रिपल हो जाएंगे। इसका पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसमें आप बोल सकते हो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन वर्क करेंगे। ये पावरफुल चिपर वगैरह होगा, ठीक है। इसका यूज हम लोग डिफेंस में करेंगे, सिस्टम एंड राउट मिसाइलिंग के लिए, तो ठीक है। इस सब चीजों को आप देख लेंगे एक बार। इसके नामी कंप्यूटर से अगर आपसे पूछे परम क्या है, तो परम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। परम 10,000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो परम, याद रखेंगे। IBM नोटबुक आपका हो जाएगा 5th जनरेशन का आविष्कार। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब सेट ऑफ कंपोनेंट होता है दोस्तों, यानी कई सारे कंपोनेंट को मिलकर बनता है एक सिस्टम। तो जब सारे सेट ऑफ कंपोनेंट मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी काम करना बंद कर दे, जैसे इस सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर, अगर तीनों में से कोई एक भी काम करना बंद कर दे तो आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। तो याद रखेंगे, यहां पर याद रखने वाली आपका जो चीज है कि कंपोनेंट सिस्टम कितने तरह का, सिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 3, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर यानी ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर दोस्तों हम बोलेंगे जिससे हम लोग फिजिकली टच कर सके, देख सके। यही लगभग सवाल यही आएगा। तो हार्डवेयर से जब सवाल आएगा तो आएगा कि फिजिकल टच हम किसको कर सकते हैं, तो हार्डवेयर को। या फिर कंप्यूटर का वह पार्ट यानी वह इक्विपमेंट जो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के, उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। जैसे CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, जॉयस्टिक, इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल टच कर सकते हैं, तो ये एक हार्डवेयर है। या फिर एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से बना हुआ है, तो एक हार्डवेयर है। ओके दोस्तों, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यहां पर समझिएगा, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, तो प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्रामों का समूह आपको क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। वही अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, तो आप बोलना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी इंस्ट्रक्शंस का समूह प्रोग्राम कहलाता है, वही प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर, ये आपका बेसिक आएगा इतने पर। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमनवेयर या यूजर यानी हम लोग जो कंप्यूटर के लिए डेटा को प्रिपेयर करते हैं। ओके दोस्तों, अब हार्डवेयर की बात करेंगे, मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर के जो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर को जो हम लोग बांटेंगे, तो मैंने बांटा हुआ इसको 2 तरीके से, एक CPU के रूप में, एक पेरिफेरल के रूप में। CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं, LU, CU, मेमोरी, और पेरिफेरल के 3, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं CPU को। CPU क्या है, तो बहुत सरल शब्दों में बताने वाला हूं, याद रखिएगा। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे
वाला फुल फॉर्म याद रखेंगे। सीपीयू क्या है? तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का दिल और दिमाग इसको कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है ऑल प्रोसेसिंग करने के लिए। जो भी कंप्यूटर में आप डेटा इंटर करते हो उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा? तो सीपीयू करेगा। अगर सवाल पूछ दे कि भाई प्रोसेसिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सीपीयू। ठीक है, अगला, रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सर सीपीयू रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस लगे हैं उनको कंट्रोल करने का किसका जिम्मेदारी दिया गया? किसको जिम्मेदारी है कंट्रोल एंड मैनेज करने का? तो सीपीयू को दोस्तों। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा? तो सर सीपीयू करेगा। अब सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट करेगा? तो ये मैं आगे बताने वाला हूं। सीपीयू का एक कंपोनेंट है एएलयू, वो करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म। लेकिन मैं सीपीयू से अगर पूछूं सीपीयू के बारे में ऑप्शन दे तो सीपीयू को टिक करेंगे। ये मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को भी सीपीयू कंट्रोल करता है। सीपीयू कोऑर्डिनेटर एंड सुपरवाइजर का वर्क करता है। एक तरह से देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर चिप या प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सीयू, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है एएलयू, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म याद रखेंगे सही सही। एंड मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, यानी मेन मेमोरी या फिर एमयू मेमोरी यूनिट बोले इसको। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले रॉ डेटा प्रोवाइडेड बाय इनपुट, यानी आप इनपुट करते हो, रॉ डेटा इनपुट करते हो तो सबसे पहले वो कहां जाता है? मेन मेमोरी में आता है। मैंने ऊपर बताया अभी तुरंत फंडामेंटल स्टेप्स में, यानी इनपुट करने के बाद डेटा स्टोर होता है। स्टोर कहां होगा? मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी के बाद कहां जाएगा? एएलयू पर। किस लिए? एएलयू के पास क्यों जाएगा? तो प्रोसेसिंग करने के लिए। यानी सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसिंग कर रहा है? एएलयू, एएलयू प्रोसेसिंग कर रहा है। यानी एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन करता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट किस तरह की प्रोसेसिंग करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक से रिलेटेड डेटा की। ओके, उसके बाद इट सेंड बैक टू मेन मेमोरी। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर डेटा मेन मेमोरी में चला आता है टेम्पोररी स्टोर होने के लिए। फिर लास्टली सेंड आउटपुट, उसके बाद आउटपुट भेज दिया जाता है। ठीक है, ये आपका मॉनिटर या प्रिंटर या फिर स्पीकर के माध्यम से आउटपुट आ जाएगा। ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? यानी सारा इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है कि भाई डेटा मेमोरी में जाएगा, डेटा एएलयू के पास जाएगा या एएलयू ये काम करेगा। तो ये सब कुछ सीयू कंट्रोल करता है। इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा नर्व एंड है, यानी नर्वस सिस्टम कौन सा काम करता है, तो सीयू, सीयू नर्वस सिस्टम का काम करता है। या सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर का कौन सा वर्क कर रहा है? तो सीयू सुपरवाइजर एंड कोऑर्डिनेटर का भी वर्क करता है। सीपीयू इन्वेंट किसने किया था? इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1971 में। ठीक है, पहला प्रोसेसर जो तैयार किया गया था 4004 तैयार किया गया था, जिसको 4 बिट प्रोसेसर कहते हैं। उसके बाद 1972 में आपका जो प्रोसेसर स्टार्ट किया गया, 1972 हो जाएगा, 1972 में 8008 तैयार किया गया था। 8008 जो कि 8 बीट का प्रोसेसर हुआ करता था। और आजकल के जो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों x86 टाइप प्रोसेसर होते हैं, और होते हैं दूसरा 864 बीट, यानी ये 32 बीट वाले और 64 बीट वाले प्रोसेसर आते हैं। तब जो भी प्रोसेसर होता है 64 बीट सपोर्टेड होते हैं, ये याद रखेंगे। फंक्शन की बात करें सीपीयू के फंक्शन की, सीपीयू क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इनपुट आउटपुट का मतलब होता है डेटा को एक्सेप्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना और रिजल्ट को जनरेट करना। इंटरनल डेटा मूवमेंट, डेटा एक जगह से दूसरे डिवाइस में मूव होता रहता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, उसको बोलते हैं इंटरनल डेटा मूवमेंट। ये भी सीपीयू का फंक्शन है। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन के दौरान होता है डेटा को एक्सेप्ट करना, डेटा को स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना और रिजल्ट को तैयार करना, ये डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है। तो सीपीयू से जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। प्लस सीपीयू से रिलेटेड मैं खास वीडियो बना चुका हूं, उसको सीपीयू से क्वेश्चन जो पढ़ने से के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सीपीयू बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाकर रखा हुआ है, उस वीडियो को जरूर आप देख लेंगे। फिर मैं सीयू की बात करूं तो सीयू क्या करता है? सीयू कंट्रोल ऑपरेशन, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स, यानी कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कौन करता है? सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? तो सीपीयू का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब बात करूं एएलयू। एएलयू क्या है? एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो सीपीयू का ही पार्ट है, जो प्रोसेसिंग करता है। जहां पर एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो कौन होती है? एएलयू। एएलयू में आपका एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। किस तरह की प्रोसेसिंग होती है? तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग होती है। इतना याद रखेंगे इसमें। मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात हो रहा है, फिर इंटरनल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, जहां पर डेटा होल्ड होता है, रुकता है, स्टोर होता है। चाहे इंस्ट्रक्शंस, चाहे करेंटली बिंग प्रोसेस जो होता है, वो सीपीयू जो भी प्रोसेस करता है तो डेटा को कहां स्टोर करता है? मेमोरी में स्टोर करता है।
ठीक है, इस सब चीजों को याद रखेंगे। अगले पर आते हैं रजिस्टर। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। दोस्तों होता क्या है समझिए, यहां पर ये देखिए सीपीयू है, यहां पर कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, इसे आप एलयू समझिए, एलयू है, यहां पर रजिस्टर होता है और यहां पर मेन मेमोरी होता है। जब आप डेटा को इनपुट करते हो तो इस रास्ते से होते हुए वो यहां से होते हुए आ जाता है मेन मेमोरी, यहां बैठा रहता है। जब उसकी बारी आएगी तो इस रास्ते से होकर फिर वो जाएगा और यहां एलयू के पास, तो एलयू अपने पास नहीं रखेगा, उसे भेज देगा रजिस्टर के पास। क्यों? ताकि वो डायरेक्टली वहीं से डेटा को एक्सेस कर सके, वहां से फिर देखो डेटा एक्सेस होता रहेगा, यहां से डेटा एक्सेस होगा, साथ ही से प्रोसेसिंग, यहां पर प्रोसेसिंग होगा और फिर आउटपुट निकल जाएगा। यानी एलयू क्या करता है, रजिस्टर को प्रोसेसिंग के दौरान यूज करता रहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी है, रजिस्टर भी एक तरह का मेमोरी है जो कि आपके डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है आपके इंस्ट्रक्शंस को इमीडिएटली बाय द सीपीयू। ये सीपीयू के द्वारा इमीडिएटली यूज करने होने वाला एक मेमोरी है। अब रजिस्टर के टाइप्स की बात करूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से बनेगा आपका। रजिस्टर के टाइप्स की बात करूं तो यहां पर देखो मैंने टाइप्स लिखा हुआ है। एक टाइप होता है एसी, एसी का मतलब एक्यूमुलेटर। डेटा रजिस्टर, अगर आपसे रजिस्टर के टाइप्स पूछ दे तो आप बोल देना एक एसी टाइप होता है, एसी मतलब एक्यूमुलेटर। डीआर होता है, डीआर मतलब डेटा रजिस्टर। एआर होता है मतलब एड्रेस रजिस्टर। एक होता है पीसी प्रोग्राम काउंटर। फिर एमडीआर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसको शॉर्ट में एमबीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो एमबीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। एमडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। एक होता है यानी इंडेक्स रजिस्टर। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, या फिर पीसी का मतलब एक और होता है पर्सनल कंप्यूटर भी, लेकिन रजिस्टर का अगर सवाल पूछे तो आपको ये चीजें याद रखनी है। एसी मतलब एक्यूमुलेटर, डीआर मतलब डेटा रजिस्टर। इन सबका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आते हैं आगे, ये उसी को एक्सप्लेन किया गया तो मैंने आपको कर दिया शॉर्ट में ही। उसके बाद पेरिफेरल की बात करें, पेरिफेरल डिवाइस वह डिवाइस होता है जहां पर कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर में जो भी बाहरी रूप से डिवाइसेस कनेक्ट है। मैं ऐसे ओरली बता देता हूं कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं या स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी डिवाइस कंप्यूटर में बाहरी रूप से कनेक्टेड है, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बाहरी रूप से जो भी कनेक्ट होते हैं उसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अंदर जो लगे उसको नहीं बोलेंगे, जो बाहरी रूप से कनेक्टेड है उसको पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे। तो पेरिफेरल के दौरान आता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टैगबॉल। तो इस तरह से मैं 12 इनपुट डिवाइस आपको बताने वाला हूं आज। और आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो आउटपुट डिवाइस में आपका हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। और स्टोरेज में प्राइमरी, सेकेंडरी। चलिए आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करूं, इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे। अब देखिए इनपुट आउटपुट, कोई भी डिवाइस का नाम दे और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है, तो ऐसे समझिए, कंप्यूटर को आप जिस माध्यम से कुछ देंगे, अगर कंप्यूटर को अगर आप कुछ दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे कीबोर्ड से हम कुछ देंगे, माउस से कुछ देंगे, यानी इंस्ट्रक्शंस देंगे। कंप्यूटर को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो जिस माध्यम से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मीडियम थ्रू विच वी गिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कंप्यूटर को आप जब देंगे, कुछ देंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, बीसीआर, एमआईसीआर, यानी कंप्यूटर को आप दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इनपुट डिवाइस होगा। और कंप्यूटर अगर आपको कुछ दे, क्या देगा, रिजल्ट देगा, इंफॉर्मेशन देगा, आउटपुट देगा। तो जिस माध्यम से वो देगा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ओके, तो इनपुट डिवाइस मीडियम थ्रू विच वी गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, etc. आउटपुट डिवाइस मीडियम थ्रू विच वी सी द नेट रिजल्ट, जिसके माध्यम से आपको रिजल्ट मिले, इंफॉर्मेशन मिले, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, etc. पहला इनपुट डिवाइस की बात करूं, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड इज सिमिलर टू टाइपराइटर। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है। इसे मेन इनपुट डिवाइस बोलते हैं। मेन मतलब प्राइमरी भी बोल सकते हैं, मुख्य बोल सकते हैं। तो कीबोर्ड क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। पहला सवाल यहीं से बनेगा, कीबोर्ड क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा, कीबोर्ड का यूज हम क्यों करते हैं, तो कीबोर्ड का यूज करते हैं डेटा को इनपुट कराने के लिए इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर, अदर कमांड्स टू द कंप्यूटर। यानी कीबोर्ड का हम लोग यूज करेंगे जो अल्फाबेट्स, नंबर, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को, अदर कमांड्स को इंटर कराने के लिए करते हैं। कीबोर्ड के लेआउट की बात करूं तो एकदम ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह लगता है। ऑल्थ्रो देर आर सम एडिशनल कीज, लेकिन इसमें टाइपराइटर से कहीं ज्यादा अधिक की होते हैं जो एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।
कीबोर्ड जो होता था, पहले की बात है 84 की का एक कीबोर्ड आता था, एक वो आता था 101 की का, लेकिन अब जो कीबोर्ड आते हैं 104 के आते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं तो आप बोल देना 104, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं तो 108 से लेकर 120 की हो सकते हैं दोस्तों। तो जब अक्सर सवाल पूछता है आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड का, यानी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में ये कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो आप जवाब दे देना 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो कीबोर्ड का आविष्कार अलग से किसी ने नहीं किया गया है, टाइपराइटर के आविष्कारक को ही कीबोर्ड का आविष्कारक माना जाता है। तो टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, कब 1868 में। तो टाइपराइटर का आविष्कारक जो है वही कीबोर्ड का आविष्कारक है, तो नाम आपको याद करने में ज्यादा सुविधा रहेगी, यानी दोनों का नाम एक साथ याद हो गया। अब कीबोर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मान लो ये आपका कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड पे कौन सा बटन कहां होता है और किस बटन को क्या कहते हैं। तो पहला बटन जो होता है दोस्तों वो टाइपिंग की होता है। टाइपिंग की मतलब अल्फा न्यूमेरिक की, यानी टाइपिंग करने के दौरान जो आप की टच करते हो वो होता है टाइपिंग की। कौन सा की टच करते हो टाइपिंग के दौरान, तो अल्फाबेट की, डिजिट की, स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट की में चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो वो टाइपिंग की यानी अल्फा न्यूमेरिक की कहलाएगा। डिजिट्स जो ऊपर 0 से लेकर 9 तक डिजिट दिया रहता है वो, और उसी के ऊपर इस तरह का सिंबल बने रहते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। इन सारे की को टाइपिंग की या फिर अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के नाम मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर जाइएगा कि किसका क्या नाम है। यहां पर खास तौर से ये स्टार, इसको लोग स्टार पढ़ते हैं, स्टार नहीं दोस्तों, इसको एस्ट्रिक कहते हैं, इसको एम्परसेंट कहते हैं। इस तरह से कुछ यूनिक, जैसे क्लोन, इसको क्लोन कहते हैं, इसे सेमी क्लोन कहते हैं, कॉमा कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। खास तौर से ये आप स्पेशल कैरेक्टर है जिसे आप याद रखेंगे। डैश कहते हैं, अंडरस्कोर कहते हैं, पाइप सिंबल कहते हैं। इस तरह से कुछ सिंबल यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इन सबका नाम आप याद कर लेंगे, सिंबल याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो की होता है हमारे कीबोर्ड पर वो होता है स्पेशल की या फिर कंट्रोल की। याद रखिएगा, स्पेशल की उसको बोलते हैं जिसमें आता है आपका टैब की। टैब मतलब टैब से क्या होता है, अगर आप टैब प्रेस करोगे ना तो आपको कुछ 5 कैरेक्टर का स्पेस मिल जाएगा। यानी अगर आप स्पेस करते हो तो 1 कैरेक्टर का स्पेस मिलेगा, लेकिन वही टैब करोगे तो 5 कैरेक्टर का एक बार में स्पेस मिल जाएगा। यानी जंप करने के लिए आपको टैब की का यूज किया जाता है। शिफ्ट का यूज, अल्ट का यूज और कंट्रोल का यूज, ये तीनों मॉडिफायर की होते हैं दोस्तों। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि इनमें से कौन सा मॉडिफायर की है तो आप याद रखिएगा शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल एक मॉडिफायर की होता है और कभी भी सेपरेट काम नहीं करता, इसके साथ कोई एक अलग से की यूज किया जाता है। स्क्रॉल लॉक की, स्क्रॉल को लॉक, आप पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो ना, उसको लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक की होता है। इंसर्ट, पेस्ट का काम करता है, इंसर्ट की। नॉर्म लॉक की, जो साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है ना, उसको ऑन ऑफ करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड का यूज होता है। कैप्स लॉक, कैपिटल लिखने के लिए, अगर ये ऑन है तो आपके कीबोर्ड पर 3 लाइट जलता है। पहला वाला लाइट न्यूमेरिक लॉक का होता है, नंबर लॉक का होता है, दूसरा कैप्स लॉक का होता है, तीसरा स्क्रॉल लॉक का होता है। तो सेकंड लाइट अगर जल रहा है यानी कैप्स लॉक ऑन है, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आप जो भी लिखोगे कैपिटल में लिखाएगा, ठीक है। वही शिफ्ट के साथ अगर लिखोगे तो स्मॉल लिखाएगा, कैप्स लॉक ऑन है तो। लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑफ है और शिफ्ट के साथ अगर कोई कैरेक्टर प्रेस करोगे तो वो कैपिटल लिखाएगा, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन बटन पर प्रेस करके पेंट में जाकर या वर्ड में जाकर कंट्रोल भी कर दो, पेस्ट कर दो, स्क्रीनशॉट बन जाएगा। इंटर, अपना लाइन चेंज करने के लिए या फिर रैप करने के लिए, अपने लाइन को रैप करने के लिए, रैप टेक्स्ट करने के लिए इंटर का यूज किया जाता है। स्पेस बार, एक कैरेक्टर का स्पेस चाहिए तो उसके लिए। मीनू बार, मीनू बार मतलब माउस का राइट बटन, माउस का राइट बटन हम प्रेस करते हैं तो लिस्ट खुलता है ना, लिस्ट खुलता है। तो अगर आप वो लिस्ट खोलना चाहते हो कीबोर्ड से तो मीनू बार का यूज कर देना। बैक एंड पाउच बटन, ब्रेक एंड पाउच बटन यानी ब्रेक करने के लिए, अपने डेटा को, अपने पेज को ब्रेक करने के लिए। विंडो की, स्टार्ट बटन यानी स्टार्ट बटन या लोगो यानी विंडो की यानी स्टार्ट बटन भी इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा स्टार्ट का, ये जो स्टार्ट बटन का जो सिंबल होता है ना वैसा बटन होता है मेरे कीबोर्ड पर, उसको बोलते हैं विंडो की। डिलीट की, बैक स्पेस। यहां पर एक सवाल बनेगा दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मैं अभी यहां पर हूं तो मुझे यहां से लेफ्ट साइड के डेटा को इरेज करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा। अगर लेफ्ट साइड के डेटा को इरेज करना है तो बैक स्पेस की प्रेस करूंगा, और राइट साइड के डेटा को इरेज करना है तो मैं डिलीट यूज करूंगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डिलीट की का यूज क्यों करेंगे तो राइट साइड के डेटा को इरेज करने के लिए, और बैक स्पेस का यूज क्यों करेंगे तो लेफ्ट साइड के डेटा को इरेज करने के लिए। यह आपसे पूछा जा सकता है कि आप अभी अपने करंट पोजीशन पे हैं और आपको लेफ्ट साइड का डेटा इरेज करना है तो आप क्या करेंगे, तो बैक स्पेस की यूज करेंगे, और राइट साइड का करना है तो डिलीट की का यूज करेंगे।
एस्केप की का यूज होता है किसी भी प्रोग्राम्स को कैंसिल करने के लिए, यानी किसी भी रनिंग प्रोग्राम को अगर कैंसिल करना है या किसी भी पॉपअप विंडो को क्लोज करना है तो आप एस्केप की का यूज कर देंगे। एस्केप की, ईएससी का मतलब होता है एस्केप की, कीबोर्ड का पहला बटन होता है दोस्तों। फंक्शन की, तीसरा जो टाइप होता है हमारे कीबोर्ड पे वो होता है फंक्शन की। फंक्शन की मतलब F1 से लेकर F12 तक बटन होते हैं, इसका काम हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है। तो कुछ स्पेशल मैं बता देता हूं। F1 का यूज होता है हेल्प के लिए, याद रखिएगा, यहां पर बहुत सारे लिखा हुआ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हो, लेकिन याद रखना F1 का यूज हम लोग क्यों करेंगे, यानी कॉमन जो यूज है वो हेल्प के लिए होता है। आप याद रखिएगा, F1 का यूज हेल्प के लिए होता है। F2 का यूज होता है रीनेम के लिए, मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूं। F2 का यूज होता है रीनेम करने के लिए। वहीं अगर आप कंट्रोल F2 प्रेस करो तो विंडो यानी वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की हो जाएगा, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल F2, ठीक है। और वहीं ओपन डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए अल्ट कंट्रोल F2 का भी आप यूज कर सकते हो। और प्लस F2 का यूज इमेज सेटिंग के लिए होता है, तो इतना डीपली नहीं जाना है। F3 का यूज क्यों होता है, सर्च करने के लिए, सर्च फीचर्स ओपन हो जाएगा F3 से, ठीक है। वही एक और चीज यहां पर ले लीजिए, F3 डॉस में भी यूज होता है किसी भी लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए। ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि डॉस में लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो F3 है, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, एक और भी शायद है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर टू लोअर केस और कैपिटल लेटर टू बिगिन ऑफ एवरी वर्ड, इसके लिए हो जाएगा शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 प्रेस कर देना। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपर से लोअर केस में जाना हो या कैपिटल लेटर टू बिगिनिंग ऑफ द एवरी वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट F3 प्रेस कर देना। चेंज केस का शॉर्टकट किया दोस्तों। F4 से क्या होगा, F4 से ओपन फाइंड विंडो ओपन हो जाएगा, किसमें, 95 वाले विंडो में और XP में, नए वाले में नहीं होगा, याद रखिएगा। तो F4 से हम लोग अल्ट के साथ यूज करेंगे, अल्ट के साथ करेंगे तो अल्ट F4 से क्या होगा, आपका कोई भी ओपन डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल F4 से करोगे तो आपका जो क्लोज द ओपन विंडो विद इन द करेंट एक्टिव विंडो, तो आपका जो करेंट एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। F5 से क्या होगा, F5 से जो होता है मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर F5 करते हो तो रिफ्रेश होता है, याद रखिएगा, रिफ्रेश एंड रीलोड होता है F5 से, F5 का याद रखेंगे। कंट्रोल F5 करते हैं तो फोर्स ए कंप्यूटर रिफ्रेश आपका था, चाहे वेब पेज को या क्लीन करना हो, कैश करना हो, तो ये फोर्सली रिफ्रेश करता है। F6 की बात करें तो F6 में एड्रेस बार पे आप मूव कर जाओगे। इंटरनेट पे अगर आप यूज कर रहे हो, कोई ब्राउजर ओपन किए हो और आपको ब्राउजर में एड्रेस बार पे जाना है तो F की प्रेस कर देना, आप डायरेक्टली ब्राउजर के एड्रेस बार पे चले जाओगे। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है, नॉर्मल है, ये याद रखिएगा। F8 की बात करें, नहीं, एक और याद रखिएगा, शिफ्ट F7 होता है थेसरस का शॉर्टकट की। मैंने ये सारे क्वेश्चंस लगभग अपने वीडियो में, कई सारे वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराया है, उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। F8 की बात करें, फंक्शन की, यानी फंक्शन की यूज टू इंटायर द विंडोज स्टार्टअप, इसको बूट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ऐसा रट जाइएगा। F8 का यूज होता है विंडो अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन करने के लिए या फिर बूट करवाने के लिए। F9 का यूज होता है रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए या फिर आउटलुक में मेल भेजने के लिए F9 का यूज होगा आउटलुक में याद रखिएगा, आउटलुक में इसका यूज होता है। F10 की बात करें तो F10 में आपका क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिवेट्स द मेनू बार आपका एक्टिव हो जाएगा। ओपन एप्लीकेशन का, जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसका मेनू बार एक्टिव हो जाएगा। F11 से क्या होगा कि आप फुल स्क्रीन में आ सकते हो, किसी भी ब्राउजर को आप फुल स्क्रीन में कर सकते हो, आप फुल स्क्रीन से बाहर भी निकलने के लिए F11 का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाएगा F12 से बहुत ज्यादा सवाल आता है दोस्तों, इसको जरूर देखेंगे। F12 होता है सेव एज करने के लिए, किसी भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह में सेव एज करने के लिए F12 होता है। वहीं कंट्रोल F12 होता है ओपन करने के लिए। शिफ्ट F12 होता है सेव एज के सेव्स के लिए, ठीक है, सेव्स बोलो या फिर सेव ऑल बोलो। कंट्रोल शिफ्ट F12 होता है प्रिंट करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट VVI है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर अब कर्सर मूवमेंट की बात करें, जो पांचवें तरह का की होता है, चौथे तरह का वो होता है नेविगेशन की या फिर कर्सर मूवमेंट की, जिसमें ये पहला आता है एरो की मतलब ये 4, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट और राइट। और एक होता है पेज अप की, एक पेज अप ऊपर जाने के लिए, यानी कर्सर एक स्क्रीन ऊपर जाना है तो पेज अप करेंगे, एक स्क्रीन नीचे आना है तो पेज डाउन करेंगे। होम की कहने का मतलब दोस्तों, मान लो अभी आपका करंट पोजीशन यहां पर है कर्सर के बगल में, अगर मैं होम की प्रेस कर दूं तो आप डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे। अपने लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए होम की का यूज किया जाता है। वही लाइन के एंड में जाना है, यहां पर आना है तो आप इंड की का प्रेस करेंगे। वही कंट्रोल के साथ अगर होम करते हैं तो डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच जाइएगा, यानी सबसे पहले लाइन में सबसे आगे,
ठीक है, और कंट्रोल इंड प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर, लास्ट डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन पर पहुंच जाएगा, यानी एकदम अंत में। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यूमेरिक कीपैड की बात करें तो न्यूमेरिक कीपैड आपका ये होता है, इसमें टोटल 17 बटन होते हैं। इसका यूज हम लोग क्या किस लिए करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। कैलकुलेटर स्टाइल में अगर कैलकुलेशन करना हो सिंगल हैंड से तो इस की का यूज हम लोग करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका फंक्शन की, ये टोटल फंक्शन की F1 से लेकर F11, ये स्केप की, ये रहा आपका टोटल टाइपिंग की, ये रहा अंदर जिसको हम लोग टाइप करते हैं, सॉरी यहां तक ये सारे आपके टाइपिंग की है, ये सारे आपके टाइपिंग के अंदर के, ये पूरे टाइपिंग की है, ठीक है। और ये जो साइड साइड के कीज हैं, ये साइड साइड के जो कीज हैं ये होते हैं आपके स्पेशल की। यहां पर भी कुछ कीज हैं, ये स्पेशल कीज होते हैं, ये सारे स्पेशल होते हैं। ये 4 की और ये 4 की आपका होता है कर्सर मूवमेंट की, नेविगेशन की, और ये न्यूमेरिक कीपैड। ओके दोस्तों, इस तरह से आप अपने कीबोर्ड को भी याद रखेंगे। आपका कीबोर्ड फिनिश हो गया। कीबोर्ड से जो सवाल बनेंगे इसी तरह बनेंगे, कीबोर्ड का आविष्कारक की भी याद रखिएगा। माउस की बात करें, माउस क्या है तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, प्लस एक पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब दोस्तों जहां पर पॉइंट के माध्यम से काम, यानी क्लिक कर करके काम किया जाए, पॉइंट करके काम किया जाए, वो होता है पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि आपके स्क्रीन को कंट्रोल करता है। पॉइंटिंग डिवाइस का काम क्या है, आपके मॉनिटर के स्क्रीन को कंट्रोल करना। तो माउस एक छोटा सा डिवाइस है आपके हैंड का प्लम के साइज का, जो कि एक सिग्नल भेजता है कंप्यूटर को, सीपीयू को, और सीपीयू सिग्नल के द्वारा काम करता है। तो माउस से जो सवाल बनेगा दोस्तों, बनेगा कि माउस क्या है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसको डेवलप किया है डॉगलस इंजलबर्ट ने। सीपीयू का आविष्कारक कौन है, डगलस इंजलबर्ट। 1960 में ये डेवलप किया गया था असिस्ट ऑफ बिल इंग्लिश में, लेकिन पेटेंट किया गया 17 नवंबर 1970 को। ये बातें याद रखेंगे। इसके अंदर जनरली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। अगर मैं माउस की बात करूं तो ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, अब बीच वाले को बोलते हैं स्क्रॉल बटन, ठीक है। अब इस तीनों का कुछ वर्क मैं बता दूं तो लेफ्ट बटन का जो पहला काम होता है, मैं यहां इसी पे बता देता हूं। पहला लेफ्ट बटन का जो काम होता है, यानी मैं इस की का इस बटन का मैं वर्क बताऊं तो इस बटन से आप काम क्या करते हो, इस बटन से आप काम करते हो क्लिक का, यानी आप क्लिकिंग कर सकते हो, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और फिर ड्रैगिंग, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्लिक, डबल क्लिक, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर से आप बोल दो क्लिक ट्वाइस, और उस राइट बटन से राइट क्लिकिंग बस एक होता है, स्क्रॉल बार से स्क्रॉलिंग होता है। ये बेसिक वर्क याद रखेंगे। क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो भी जहां भी क्लिक करेंगे वो पार्ट्स, वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक से ओपन हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप से मूव एंड कॉपी होता है। अब क्लिक ट्वाइस जो मैंने बोला, क्लिक ट्वाइस का मतलब ये 2 बार ही प्रेस करना होता है, लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करना होता है विदाउट इंटरवल, सॉरी विथ इंटरवल्स। डबल क्लिक, क्लिक ट्वाइस में बटन को 2 बार ही प्रेस करना है, लेकिन विथ इंटरवल, तो विथ इंटरवल करते हैं तो क्लिक ट्वाइस कहलाएगा, विदाउट इंटरवल कहते हैं तो डबल क्लिक कहलाएगा, याद रखेंगे। अगला ये देखिए, कीबोर्ड जो माउस हमारा होता है 2 तरह के केबल का आता है। माउस में 2 तरह के केबल आते हैं, एक यूएसबी कनेक्टर आता है और एक PS2 आता है, याद रखेंगे। ये PS2 है और ये आपका यूएसबी है। माउस 2 तरह के होते हैं, पहले होते थे, एक होता था बॉल माउस, इसको मैकेनिकल माउस बोलते हैं, बॉल माउस को मैकेनिकल माउस बोलते हैं। और अब आता है एक LED वाला, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। जो हम लोग अभी माउस यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस है, तो ऑप्टिकल माउस को याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस आता है। जॉयस्टिक क्या है तो इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। अगर आपसे पूछा जाए जॉयस्टिक क्या है तो जॉयस्टिक एक ऑल्सो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, अब प्लस एक इनपुट डिवाइस भी होता है, तो इसको हम लोग इनपुट एंड पॉइंटिंग दोनों बोलते हैं। तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग एंड इनपुट डिवाइस दोनों की कैटेगरी में आएगा, इसको याद रखिएगा। इसका जो यूज होता है दोस्तों, गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। बस आप इतना पॉइंट याद रखेंगे जॉयस्टिक में, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है प्लस पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसका यूज क्यों करते हैं, गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो जॉयस्टिक का आविष्कार किया था, फर्स्ट जॉयस्टिक वाज इन्वेंटेड एट द यूएस नेवल रिसर्च लैबोरेटरी में हुआ था। किसने किया था तो सीबी मृक ने किया था, याद रखेंगे। जॉयस्टिक का आविष्कार किसने किया था तो सीबी मृक ने किया था। कब 1926, पेटेंट इन 1926 में, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका ओरिजिनली डिजाइन एयरक्राफ्ट के लिए किया गया था। तो बस आपको याद रखना है जॉयस्टिक क्या है तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है प्लस एक इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज होता है आपके मॉनिटर के कर्सर को कंट्रोल करना, यानी इसका यूज हम लोग करते हैं गेम खेलने के लिए। तो गेम कंट्रोल यानी आपके स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस है, जिसका यूज गेम खेलने में होता है। तो इसको याद रखेंगे। बीसीआर की बात करें, बीसीआर का मतलब होता है बार कोड रीडर, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। बीसीआर का मतलब बार कोड रीडर होता है। ये क्या करता है तो इसको देखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। बीसीआर यानी आपसे पूछा जाएगा कि बीसीआर क्या है
तो बीसीआर एक बारकोड रीडर है। या फिर क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, प्लस बीसीआर को पीओएस भी बोलते हैं, एक पीओएस भी बोलते हैं, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, या एक तरह का स्कैनर भी बोलते हैं, और एक तरह का हैंडहेल्ड स्कैनर भी है। यानी कई तरह के सवाल पूछा जा सकता है बीसीआर को लेकर। बीसीआर क्या है, तो बीसीआर का सबसे पहले फुल फॉर्म बारकोड रीडर, एक आपका इनपुट डिवाइस है। बीसीआर क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, एक तरह का स्कैनर है, एक तरह का पीओएस है, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। या फिर आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पीओएस डिवाइस है, तो पीओएस डिवाइस कौन सा होता है, बीसीआर यानी पॉइंट ऑफ सेल, ऐसा डिवाइस जिसको सेल के दौरान यूज किया जाता है, एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो बारकोड वाले डेटा को रीड करने के लिए। ये जो आपको ग्राफिक्स दिया गया है इसको बारकोड बोलते हैं, जिसमें सेट ऑफ डार्क लाइन और स्ट्रेट लाइन दिया रहता है, जहां पर कुछ नंबर भी लिखे रहते हैं। तो ये कि हर प्रोडक्ट पे होता है, जिस प्रोडक्ट पे होता है उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन उसके अंदर होता है। तो किसी भी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो ये बारकोड बना होता है, तो इसके अंदर किस तरह के डेटा लिखे गए हैं, तो इस डेटा को रीड करने के लिए ये डिवाइस आपने देखा होगा मॉल वगैरह में यूज करते हुए बिलर्स को, तो इसको बोलते हैं बारकोड रीडर। ये बारकोड रीडर डिवाइस है और ये बारकोड है, ठीक है। तो यहां पर आप सवाल देख सकते हैं, इसको इस तरह के सवाल आपको बनेंगे। खासतौर से एक और हैंडहेल्ड स्कैनर भी इसको बोलते हैं, और इसका यूज बुक की लेवलिंग करने के लिए स्टेशनरी स्कैनर भी इसको बोलते हैं। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, वुडलैंड वाज एन एम्प्लॉय, एक वुडलैंड नाम का एक एम्प्लॉय था आईबीएम के समय का, जो 1974 की बात है, ऑन ऑफ द फर्स्ट यूपीसी स्कैनर, पहला यूपीसी स्कैनर उसने तैयार किया था, मेड बाय एनसीआर कॉर्पोरेशन। एनसीआर का फुल फॉर्म भी आपको यहां दिया हुआ है, नेशनल कैश रजिस्टर्ड कंपनी, जिसके लिए तैयार किया गया था यूपीसी स्कैनर पहला, और उसको इंस्टॉल किया गया था एक सुपरमार्केट में जून 26, 1974 को। ओके, अगला आता है लाइट पेन, अगला इनपुट डिवाइस आता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, तो एक लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। किस तरह का इनपुट डिवाइस है, तो लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है, प्लस इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगर सवाल दे दे कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो 5 तरह के पॉइंटिंग डिवाइस का नाम याद रखिएगा। पहला माउस, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा लाइट पेन, पांचवा टच स्क्रीन रख दीजिएगा दोस्तों। 5 आपको याद रखना है पॉइंटिंग डिवाइस में, ठीक है। तो लाइट पेन क्या है, तो एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस तो है, इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है। सिमिलर टू ए पेन, दिखने में एकदम पेन की तरह होता है, और ये डायरेक्ट मॉनिटर के स्क्रीन पे डायरेक्ट लिखने के लिए होता है। यानी आप इस पेन के माध्यम से डायरेक्ट मॉनिटर के स्क्रीन पर लिखकर कुछ भी इनपुट करवा सकते हो, चाहे वो किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना हो या कोई ड्रॉइंग्स वगैरह करना हो, तो इसके लिए लाइट पेन का यूज किया जाता था। लेकिन अब लाइट पेन का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि हमारे पास टच स्क्रीन आ चुके हैं। टच स्क्रीन वाला फीचर्स आने के बाद को लिखा हुआ है यहां पर, लाइट पेन आर नो लॉन्गर यूज ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का यूज होने लगा, इसलिए लाइट पेन का यूज बंद हो गया। इसका आविष्कार, लाइट पेन का आविष्कार किसने किया था, बेन गर्ले ने 1959 में। 1959 ये शब्द भी याद रखेंगे कि लाइट पेन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताता चल रहा हूं कि लाइट पेन यानी कौन सा इनपुट डिवाइस का नाम क्या है, किस तरह का इनपुट डिवाइस है या पॉइंटिंग डिवाइस है, उसका काम क्या है, इन्वेंशन भी मैं बता रहा हूं। तो सारे क्वेश्चन आप याद करते जाइए, नोट करते जाइए, इस तरह से आप जरूर क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों, वो भी अच्छे नंबरों से। ट्रैकबॉल की बात करें, ट्रैकबॉल क्या है, तो ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैकबॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है प्लस पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। देखिए लिखा भी है, ट्रैकबॉल भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है प्लस इनपुट डिवाइस भी है। इसका यूज अब नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है, माउस की जगह पे दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बॉल लगा रहता है, देख सकते हैं यहाँ बॉल लगा हुआ है, बॉल को ही फिंगर से मूव कराया जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है, माउस का पॉइंटर मूव होता है, यानी माउस की जगह पर ही ये इसका यूज किया जाता था। ये इसमें पूरे डिवाइस को ऐसे हिलाना नहीं पड़ता, जैसे माउस है मान लीजिए, तो माउस को मुझे क्या करना, पूरे माउस को ऐसे हिलाना पड़ता है, तब जाकर पॉइंटर मूव करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें गेंद लग रहती है, फिंगर से बस गेंद को मूव करना, आपका पॉइंटर मूव होने लगेगा। तो ट्रैकबॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो माउस की जगह पर यूज होता था। अब फिलहाल नोटबुक और लैपटॉप में इसको माउस की जगह पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैकबॉल होता है। ट्रैकबॉल हो चाहे माउस हो चाहे कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस हो, हमेशा जीयूआई एप्लीकेशन पे काम करेंगे, यानी जहां पर ग्राफिक सपोर्ट होता है वहीं पर काम करेंगे। जीयूआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहला जो ट्रैकबॉल आपको इन्वेंट हुआ था, टॉम क्रंस्टल एंड फेडलॉग स्टाफ ने किया था 1952 में। किस लिए, तो रॉयल कैनेडियन नेवी के लिए, ठीक है। ये सारे शब्द याद रखेंगे दोस्तों। स्कैनर की बात करूं तो स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस इसको नहीं कहते हैं। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आप बोल सकते हो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ये होता है, ठीक है।
अगर कोई इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर है, अगर कोई इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर है और उसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर ले जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? एक स्कैनर का यूज करोगे। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो आपके बाहरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर करता है। तो एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूं, इसके मतलब एक अच्छा सा डिफिनेशन बता दूं। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी वाले डेटा को, जो हार्ड कॉपी वाला डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, तो हार्ड कॉपी कहने का मतलब जो इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर है, जो पेज के ऊपर होता है, जो आप लिखते हो या टाइप करते हो पेपर पे, तो वो क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। वहीं अगर इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। तो स्कैनर क्या करता है? आपके पेपर वाले इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेज देता है। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता है कि आपने जो सोर्स रखा, जो आपने डॉक्यूमेंट रखा है स्कैन करने के लिए, उसको कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद उसको डिजिटली कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर फेड कर देता है। तो ये स्कैनर का काम होता है। देखिए एक डिफिनेशन आपको यहां पर नहीं लिखाया नहीं है। तो स्कैनर क्या है? तो यहां पर समझ लीजिए, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, जिसका काम है हार्ड कॉपी वाले डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। या फिर आप बोल सकते हो ऐसे कि स्कैनर कैप्चर इमेजेस फ्रॉम द सोर्स व्हेन देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। यानी स्कैनर क्या करता है कि आपके द्वारा दिए गए डेटा को कैप्चर करता है और उसको फिर कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर बता सकते हो कि जो फर्स्ट इमेज स्कैनर डेवलप किया गया था वो था ड्रम स्कैनर। पहला जो स्कैनर तैयार किया गया है वो है ड्रम स्कैनर। और वो कब ट्रायल होता? तो 1957 में एट द यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड बाय टीम लेड एंड रूसेल एक्रिस ने इसको इन्वेंट किया था अपने टीम लेड के साथ। ठीक है, तो ये कहां के लिए हुआ था? यूएस नेशनल ब्यूरो स्टैंडर्ड में किया गया था। और इस पे पहला जो फोटो स्कैन किया गया था इस मशीन पर वाल्डेन का किया गया था, जो कि क्रिस के 3 मंथ के चाइल्ड थे। ठीक है, डिजिटाइजर एक होता है जिसे आप लोग डिजिटाइजर कह लो या ग्राफिक्स टैबलेट कर लो या फिर पेंटअप, आप आज लोग सुनते हैं, पेंटअप भी लोग इसको बोलते हैं। तो डिजिटाइजर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। डिजिटाइजर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो काम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म। यानी कोई भी एनालॉग इंफॉर्मेशन है या सिग्नल है तो उसको क्या करेगा? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये डिजिटाइजर का काम होता है। यानी आप इस पैड पे जो भी एनालॉग लिखोगे, जो भी ड्राइंग्स बनाओगे, जो भी लिखोगे, वो आपके स्क्रीन पे यानी कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हो। तो डिजिटाइजर क्या? बस याद रखिए कि डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, यानी इस पैड पर आप जो भी लिखोगे वो आपके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। इसको हम लोग ग्राफिक्स टैबलेट के नाम से भी जानते हैं, डिजिटाइजर भी कहते हैं या फिर पेंटअप भी कहा जाता है। ठीक है, ए ग्राफिक्स टैबलेट एज डिजिटाइजर इज यूज्ड फॉर ए फाइन वर्क ऑफ ड्राइंग के लिए या इमेज मैनिपुलेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज होता है साउंड इंटर करने के लिए। यानी जो मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे उस साउंड को रिकॉर्ड करना है या कंप्यूटर के अंदर ले जाना है तो एक माइक के थ्रू ही ये हो पाएगा। यानी मैं माइक के थ्रू, जैसे मैंने ये हेडफोन लगाया है तो हेडफोन में क्या एक माइक लगा हुआ है जिससे मेरा साउंड कैप्चर हो रहा है और ये आपके मोबाइल में या फिर आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है। तो माइक क्या करता है? इनपुट डिवाइस है जो कि आपके द्वारा इंटर किए गए साउंड, यानी आप जो बोल रहे हो आपके साउंड को इंटर करवाता है कंप्यूटर में, डिजिटली रूप में सेव करवाता है। और ये सब कुछ जो प्रोसेस होता है साउंड का, वो साउंड कार्ड के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, तो माइक का यूज हम लोग जो करते हैं, सॉरी साउंड कार्ड नहीं होता है, वो स्पीकर में होता है। तो माइक्रोफोन का जो हम लोग यूज करते हैं अपने साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे मुझे म्यूजिक की मिक्सिंग करनी हो या कोई प्रेजेंटेशन देना हो जिसमें मुझे अपना खुद का साउंड रिकॉर्ड करना है, तो माइक का हम लोग यूज करेंगे। माइक का आविष्कार अलग से नहीं हुआ है दोस्तों, सेपरेट आविष्कार इसका नहीं किया गया, इन्वेंट नहीं किया गया है। टेलीफोन के आविष्कारक को ही, जो टेलीफोन के आविष्कारक हैं उन्हीं का, इमाइल वर्नियर जो टेलीफोन के आविष्कारक है उन्हीं को बोल दिया गया है आपके माइक का आविष्कारक, क्योंकि उस समय टेलीफोन की क्वालिटी को, वॉइस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको तैयार किया गया था। तो इमाइल बर्नियर को इनका इन्वेंटर कहा जाता है। इमाइल बर्नियर 1876 का इसका आविष्कारक है। यानी माइक का आविष्कारक आपसे पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है मैग्नेटिक इंक कार्ड रिंग। दोस्तों यहां पर कैरेक्टर हो जाएगा MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखेंगे, MICR का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, यहां कैरेक्टर हो जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन है क्या दोस्तों? तो एक इनपुट डिवाइस है। बस शॉर्ट में समझा रहा हूं, सारा नोट करते जाइएगा। MICR क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज होता है बैंक्स वगैरह में, किसी भी बैंक में इसका यूज किया जाता है। किस लिए? बैंक में जो चेकबुक होते हैं, जो चेक्स होते हैं, उसको रीड करने के लिए।
किसी भी बैंक में अगर आप जाते हो तो किसी भी बैंक में बहुत सारे डेली चेक आते हैं, बैंक चेक जो आपने देखा होगा। तो बैंक चेक पे क्या होता है ना कि इस तरह के कुछ नंबर बने रहते हैं। बैंक चेक पे देखिएगा किसी भी चेक बुक पर तो इस तरह के कुछ नंबर नीचे लिखे रहते हैं। तो ये जो नंबर होता है दोस्तों एक मैग्नेटिक इंक का यूज करके लिखा गया है। मैग्नेटिक इंक यानी एक स्पेशल इंक का यूज करके लिखा गया है जो एक मशीन के द्वारा ही रीड किया जा सकता है। एक यूजर से इसको बस पढ़ सकता है लेकिन रीड एंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ये जो इंक यूज होता है लिखने में एक स्पेशल इंक का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है। और यहाँ स्पेशल कुछ कैरेक्टर यूज किए गए, सिंबल यूज किए हैं जिसका एक अलग मीनिंग होता है जो एक बैंक वाला ही और एक आरबीआई ही जानता है। तो MICR का यूज होता है बैंक चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका यूज बैंक वाले करते हैं। तो अगर आपसे सवाल करे कि MICR का फुल फॉर्म क्या है तो आप बताना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसका यूज बैंक में होता है बैंक चेक को रीड करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके दोस्तों, और MICR पे यानी मैग्नेटिक इंक यानी उस चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर से कुछ टॉपिक लिखे जाते हैं यानी कुछ नंबर लिखे रहते हैं जिसमें पहला 6 डिजिट तो चेक नंबर होता है, उसके बाद MICR नंबर होता है और उसके बाद लास्ट में ऐसे सिंबल बने रहते हैं। तो ये जो भी लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है, तो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं MICR। ओके, अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR। OMR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OMR का फुल फॉर्म आप लगाइएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। पहला रीडर, दूसरा रिकॉग्नाइजेशन। अगर सवाल में दोनों जवाब दे दे, यानी अगर आपसे सवाल पूछा गया OMR का फुल फॉर्म क्या है और दोनों आंसर दे दे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, तो आप पहला टिक रिकॉग्नाइजेशन को लगाकर चले आइएगा, दूसरा टिक आप रीडर को लगाइएगा। यानी पहला अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो आप रिकॉग्नाइजेशन को टिक कर दीजिएगा, दूसरा प्राथमिकता हम लोग देंगे रीडर को। अगर रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है तो रीडर ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों दे दिया है तब दोनों में से किसी एक को ही टिक करना है तो रिकॉग्नाइजेशन को टिक करेंगे। ओके दोस्तों, तो OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है, रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। तो दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन दिया तो आप कोई एक चूज कर लो, सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो रिकॉग्नाइजेशन को चूज करना। तो OMR इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस, इज द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मार्क ऑन ए पेपर राइट। यानी मैं नॉर्मल इसका निचोड़ बता दूं, OMR का यूज हम लोग करते हैं OMR सीट को जांच करने के लिए। जो आपका आंसर सीट होता है, जो आप एग्जाम में गोल गोल सर्कल को घेर कर आते हो, रंग कर आते हो, वो OMR सीट होता है। तो उस सीट को जांच करने के लिए हम लोग OMR डिवाइस का यूज करते हैं। OMR डिवाइस मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपके आंसर सीट को, OMR सीट को जांच करने के लिए यूज किया जाता है, OMR डिवाइस। ठीक है दोस्तों, इतना पर्याप्त है इसके लिए। अब आप यहां पर स्पेशल जानना चाहो तो जान सकते हो एक चीज कि ये जो डिटेक्ट करता है ना आपके मार्क को प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से करता है। यानी आपने जो मार्क किया उसके प्रेजेंस और एब्सेंस को रीड करके, स्कैन करके तब रीड किया जाता है। ठीक है, इसका जो स्कारक है दोस्तों, स्कारक है माइकल सोलाक्ची। ये कब किया था? 1962 में। और कौन सा स्कैनर? स्कैट्रम OMR स्कैनर का डेवलप किया था इन्होंने, ठीक है, 1962 में। तो ये एक पॉइंट आप याद कर सकते हो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR आपसे पूछ देखो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेम पैटर्न इसमें भी, पहला प्राथमिकता यहां पर OCR दिया तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी आपका सही जवाब है और रिकॉग्नाइजेशन भी सही है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। अगर आपके सवाल में जो आंसर देता है, अगर रीडर दे तो रीडर को लगाएंगे, रिकॉग्नाइजेशन तो रिकॉग्नाइजेशन को लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो पहला ऑप्शन रिकॉग्नाइजेशन को लगाएंगे। ठीक है, OCR क्या करता है दोस्तों, तो प्रिंटेड टेक्स्ट को, प्रिंटेड टेक्स्ट यानी जो पेपर पे आपके जो टेक्स्ट है उसको डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में आपको कहा जाता है ना, बॉक्स बने रहते हैं, ब्लॉक ऑफ बॉक्स बने रहते हैं जिसमें आप अल्फाबेट से अपना कैरेक्टर लिखते हो, अपना नाम इंटर करते हो। तो वो क्या, वो एक OCR फॉर्म होता है। तो उसको अगर कंप्यूटर में मैं कहूं आपको इंटर करने के लिए तो आप टाइपिंग करके इंटर करोगे। लेकिन OCR क्या करता है, आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करके उसके अंदर फीड कर देता है। तो OCR क्या करेगा कि जो भी आपका फॉर्म है उसमें आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी नाम और डेटा इस फॉर्म में रिकॉर्ड है वो टेक्स्ट फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाएगा। जैसे मोबाइल में भी ये फीचर्स आ चुका है, गूगल लेंस। गूगल लेंस को देख लो, आप समझ जाओगे। गूगल लेंस क्या करेगा, जैसे बुक पे कोई टेक्स्ट लिखा है उसे आप कॉपी करना चाहते हो, मोबाइल में टाइप करना चाहते हो, तो गूगल लेंस से उसका फोटो क्लिक कर लो, उसके टेक्स्ट को ऑटोमेटिक आप सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, किसी भी टेक्स्ट को यानी प्रिंटेड टेक्स्ट को कन्वर्ट करके डिजिटली फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए। इसका आविष्कार रे किल्विज ने किया था, कुर्जविल ने किया था, इसको याद रखेंगे।
तो टोटल आज मैंने इनपुट डिवाइस टोटल खत्म कर दिया दोस्तों। अगले क्लास में, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले क्लास में मैं आपका आउटपुट और स्टोरेज खत्म कर दूंगा और आपका फंडामेंटल फिनिश हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके यानी थोड़ी थोड़ी दिन में जितना जल्दी हो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मैं इसको खत्म करूं। और वर्ड एक्सेल का मैंने बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। एमसीक्यू बहुत सारे मैंने कंप्यूटर को मिक्स करके डाला हुआ है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन डाला हुआ है, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और क्या कहते हैं सीजीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन, सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। तो सारे वीडियो को देखिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े मेरे एग्जाम में। यानी सीजीएल की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन, यानी मैं सारे वीडियो से बात करूं तो मेरे लगभग 10 से ऊपर क्वेश्चन लड़े। 2 दिन एग्जाम हुआ, 2 और 3, दोनों 3 में, 2 और 3 में, दोनों में मेरा क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चन लड़े। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। जो अगर आप पढ़े लिखे हो पहले से तो और अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हो तो थोड़ा बहुत आप वीडियो देख लो और अच्छा नॉलेज आपको इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।